एक बार फिर आपका स्वागत है बच्चों साइंस फिजिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, अब आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आगे जाने से पहले ये और जज कर लो। आप ये क्वेश्चंस आप सामने देख लो। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम है तो आपको वीडियो बच्चों यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि आप इस वीडियो में मेरी बताई जाने वाली चीजों को मैक्सिमम जानते हो। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ये आप नहीं जानते हो तो मेरे साथ आप 10 मिनट जरूर लगाओ और 10 मिनट में आप सीख जाओगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है। बच्चों इस पर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है। क्योंकि इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चार्ज ना होने के कारण जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल चार्ज जीरो और इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दिस अनचार्ज स्फीयर विल बी जीरो। अब इस स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि लिखा है कि इफ चार्ज Q इज गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, जब किसी कंडक्टर को बच्चों चार्ज दिया जाता है तो चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो Q चार्ज इसकी सरफेस पर बच्चों दिया है वो इस स्फीयर की सरफेस पर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब ये पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फाइनल चार्ज, इनिशियल जो चार्ज जीरो था अब वो फाइनल चार्ज Q हो गया। अच्छा, चार्ज आ जाने के बाद इस स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा बच्चों। और इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर मेरे किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि यार ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो आप गॉसेस लॉ के थ्रू, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि किसी भी मेटेलिक स्फीयर पर, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर पर जब चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस या किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये चार्ज ऐसे बिहेव करता है कि सारा चार्ज कहां पर कंसंट्रेट हो गया है? सारा चार्ज कंसंट्रेट हो गया है इसके सेंटर पर। और अगर मैं सारा चार्ज इसके सेंटर पर मान लूं और इसके चार्ज सेंटर Q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालूं तो बच्चों फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो कि यहां लिखा हुआ है। अच्छा, अब पहले तो पोटेंशियल बच्चों जीरो था, पहले पोटेंशियल जीरो था और अब पोटेंशियल कितना हो गया? अब पोटेंशियल हो गया 1/4 Q अपॉन R। अब आ जाते हैं पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंक्रीज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 0, जो किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। नाउ दिस इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, जो कि निकालना तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है कि द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर एंड राइज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज, किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज और उसके पोटेंशियल में होने वाले इंक्रीज का जो रेशियो होता है, गिवन चार्ज और इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रेशियो ही न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, चार्ज कितना दिया हम लोगों ने? चार्ज दिया Q और पोटेंशियल में राइज कितना हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। देखो बच्चों, तो इस कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का जो बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया वो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बच्चों अब बात करते हैं हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन स्फेरिकल कंडक्टर, कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कितने तरह के बनेंगे। तो आइए एक एक करके उसको समझते जाते हैं। बच्चों पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है फॉर्मूला बेस्ड। कैसा क्वेश्चन बनेगा? जस्ट लाइक दैट, फाइंड द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा है, हम सभी जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
अब बात आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लगाएंगे? तो जैसा आप जानते हो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बच्चों? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इसकी जगह आपने लगा दोगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 लगा दिया। अब बचा r मतलब रेडियस। अच्छा, रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को एसआई में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को एसआई में कैसे बदल सकते हैं? 10 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास? 10 इंटू 10 की पावर -2, और 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 10/9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर क्या? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10/9 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरेड। ये हो गया पहली टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है two spherical conductor of same radius but one is hollow and other is solid। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है स्फेरिकल कंडक्टर पर कि दो स्फेयर हैं, दोनों की रेडियस सेम है, लेकिन उनमें से एक हॉलो है बच्चों और एक सॉलिड है। तब बताना होता है कि हॉलो और सॉलिड दो कंडक्टर जिनकी रेडियस सेम है, इनकी कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये मैंने बना दिया एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज Q दिया, तो स्फेरिकल कंडक्टर जो कि हॉलो है इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव भी किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ जिसकी रेडियस भी r है लेकिन ये सॉलिड है। लेकिन बच्चों जब कभी सॉलिड कंडक्टर होता है और उसको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो चार्ज किसी भी मेटेलिक सरफेस में, किसी भी कंडक्टर में बच्चों केवल कहां स्प्रेड हो सकता है? वो स्प्रेड होता है केवल सरफेस पर। और क्योंकि चार्ज केवल यहां पर भी सरफेस पर ही आ पाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आ सकता, तो इसकी भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी जो कैपेसिटेंस हॉलो स्फीयर की वही कैपेसिटेंस सॉलिड स्फीयर की, यानी दोनों की कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यानी क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि आपको स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस और स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फॉर्मूला बच्चों क्या था? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो हो गया बच्चों कांस्टेंट, और जब हम किसी कांस्टेंट को हटाते हैं तो जो इक्वल का साइन है वो प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से समझ में आ गया कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, सॉरी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप C और R में ग्राफ ड्रॉ करोगे और क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो इनके बीच में ग्राफ बच्चों कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो C और R में स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? QV graph for two conducting sphere A and B is as follows, then which sphere is bigger? जैसा कि आप क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि Q और V के बीच में ग्राफ है और इस ग्राफ में दो ग्राफ दे रखे हैं, एक कंडक्टर A के लिए और एक कंडक्टर B के लिए। आपको यह ग्राफ देखकर बताना है कि A कंडक्टर और B कंडक्टर में से कौन बिग है, किसकी रेडियस ज्यादा है। भाई रेडियस ज्यादा होगा तभी तो बिग होगा। तो देखो कैसे। अब Q और V का ग्राफ है, तो जैसे हम यहां बात कर चुके हैं कि Q और V का ग्राफ, इससे पहले 10 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, Q और V का ग्राफ की जो बच्चों स्लोप होती है वो स्लोप कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होती है। Q और V के बीच की ग्राफ। अच्छा, स्लोप कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल है और आप साफ देख सकते हो कि A की स्लोप ज्यादा है। स्लोप मतलब याद है ना बच्चों, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। जिसका थीटा ज्यादा उसकी tan थीटा ज्यादा, जिसका tan थीटा ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो A का स्लोप ज्यादा है B से, तो इसका मतलब
स्लोप बताता है कैपेसिटेंस। तो क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है बी से, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा। ए की स्लोप ज्यादा है इसलिए ए का कैपेसिटेंस ज्यादा। तो ए और बी में किसका कैपेसिटेंस, किस स्फीयर का कैपेसिटेंस ज्यादा, ए का कैपेसिटेंस ज्यादा। और यहां क्या शो किया था कि कैपेसिटेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ए का कैपेसिटेंस बी से ज्यादा है तो ए की रेडियस बी से ज्यादा होगी, और अगर ए की रेडियस बी से ज्यादा है तो ए इज बिगर देन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी आपको अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करनी है उसको एक स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए। तो अगर अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C = 4πε0r। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था 4πε0r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹, और r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की बच्चों जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, तो 6400 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻3। याद रखेंगे अर्थ की रेडियस कितनी बच्चों, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। अच्छा, अब जब इसको आप सॉल्व करते हो 6400/9 × 10⁻⁻6, -6 कहां से आ गया, प्लस का 3/9, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 711 × 10⁻6, जिसको लिखा जा सकता है 0.000711 फेरेड। ऐसा लिखने के पीछे एक कारण है बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि गिव सम इलस्ट्रेशन which shows that 1 farad is a very big unit of electric capacitance। तो आज का आंसर भी यही है। आप क्या लिखोगे, पूरा रिजल्ट लिखोगे, अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्राइव करोगे और न्यूमेरिकली सॉल्व होकर आ गया 0.00711, और ये रहा इसका आंसर। अबव रिजल्ट शोज दैट 1 फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्यों, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर होने के बाद भी उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं है। देखो ये वैल्यू 1 फैरेड से बहुत छोटी है। तो ये बच्चों जो डेटा है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये भी शो करता है कि अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत कम है, और ये शो करता है कि 1 फैरेड जो ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस की, वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है।